सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ की क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी आप सभी तक सही जा रही होगी। एक बार कोई एक अभ्यर्थी रिप्लाई कर दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे आज। जैसे कि पिछले कक्षा में हम भारत के वनस्पति में थे, इंडियन वेजिटेशन के क्लास में चल रहे थे, और इस कड़ी में आपने देखा कि हमने कई प्रकार के वनों को पढ़ा, जिसमें दो की शायद हमने व्याख्या कर ली थी, और आज तीसरे सेक्शन से हमारी शुरुआत होनी थी। वेजिटेशन की कड़ी में आपने देखा कि वर्षा के आधार पर और ऊंचाई के आधार पर भारत में वनों का भौगोलिक विस्तार अलग अलग होता है। इन सभी तथ्यों से आप सभी अवगत थे, और इसी कड़ी में आपने कल उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पढ़ा, उसके बाद पर्णपाती वन को पढ़ा। आज के क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इस सेक्शन को द एंड किया जाए, इसकी समाप्ति की जाए। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 से हमें शुरू करना था, तो 3 से ही आज व्याख्या शुरू होगी। तीसरा पार्ट है इसका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसी को हेडिंग बनाया जाए। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये आज का टॉपिक है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है। अब जैसे कि नाम से ही क्या है, स्पष्ट है, एक तो उष्णकटिबंध में है और ऊपर से शुष्क है, ड्राई है। यानी यहां पर वर्षा की जो मात्रा होगी वह 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होगी। और ध्यान रखिएगा, जो मध्य गंगा का मैदानी हिस्सा है और जो राजस्थान का हिस्सा है, इन हिस्सों में ऐसे वनों की प्रधानता होती है। और इस वन के साथ एक जो सबसे बड़ी समस्या है वह है अत्यधिक पशुचारण। पशुओं का चरना इसमें काफी हद तक देखेंगे आपकी उसकी बहुलता होती है, और वह एक समस्या है। इसी कड़ी में ध्यान रखना है कि कागज बनाने के लिए जो लुगदी चाहिए होता है, कच्चा रॉ रॉ मटेरियल जिसको हम कह सकते हैं, वह लुगदी भी इसी क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। कागज उद्योग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का नेपानगर टॉप पर है भारत में। इसको भी हर हाल में याद रखना चाहिए। और याद रखना चाहिए कि पलाश, या जिसको ढाक का पेड़ कहते हैं, ढाक को जंगल का आग भी कहा जाता है, वह इसी वन में मिलता है। कोई बताएंगे कि पलाश को या ढाक को जंगल का आग क्यों कहा जाता है? कौन बता सकते हैं? सभी लोग अपना वीडियो स्विच ऑन कर लें। कोई बताएंगे कि पलाश को या ढाक को जंगल का आग क्यों कहा जाता है? क्या कारण है उसका? क्या वह जंगल में आग लगा देता है? क्या कारण है? इसको भी याद रखिए। पलाश का जो फूल होता है वो एकदम आग की तरह, जिस तरह से आग का कलर कैसा होता है, सैफरन होता है, उसी तरह से आग के रंग का ही वो फूल होता है। और जिस मौसम में पलाश के पेड़ों में फूल आ जाते हैं, तो दूर से ऐसा दृष्टिभ्रम होता है कि पूरे जंगल में आग लग गया है। इसीलिए पलाश को या ढाक को जंगल का आग भी कहा जाता है। तो यही 4-5 बातें हैं इसमें, जिसको लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, वर्षा की मात्रा 50 से 100 सीएम होती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर की होती है। जबकि आप सभी को ध्यान होगा कि सदाबहार वन में यह कितना था, 200 से ज्यादा था। ठीक है, 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र, इसमें लिख दीजिए मध्य गंगा का मैदान। प्रमुख क्षेत्र, मध्य गंगा का मैदान, कौमा राजस्थान, कौमा राजस्थान, मध्य गंगा का मैदान, कौमा राजस्थान, कौमा पूर्वी गुजरात, उत्तरी गुजरात,
उत्तरी गुजरात, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी घाट इत्यादि। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी घाट इत्यादि। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी घाट इत्यादि। लेकिन गंगा के मैदान को विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत बड़ी पट्टी है और इस पट्टी में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। साल में एक ऐसा मौसम आता है जिस मौसम में आप देखेंगे कि इस वन के पत्ते झड़ जाते हैं और पत्ते इसलिए झड़ते हैं ताकि नमी वृक्ष बनाए रख सके और जीवित रह सके, इसीलिए पत्ते भी झड़ जाते हैं। अब लिखिए प्रमुख वृक्ष, वृक्षों को भी ध्यान रखना चाहिए। प्रमुख वृक्ष, इसमें लिखिए महुआ, पलास, तालवेश होता है पलास में, महुआ, पलास, तेंदू, तेंदू, टीक, टदरी कर्क, टीक, टेसू, टेसू, खैर, खय का र, खैर का पेड़, खैर, कीकर, उसके बाद कीकर, कीकर, बरगद, पीपल, बरगद, पीपल, बेड़, बॉय का र, और रीठा इत्यादि। बेर और रीठा इत्यादि। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख पेड़ हैं। अब इस वनों में क्या है, चूंकि वन की सघनता ज्यादा नहीं है तो ऐसे वनों में लोग पशुओं को चराने के लिए अधिक ले जाते हैं, सेफ है, किसी प्रकार के जंगली आक्रमण का खतरा नहीं है और गांव के नजदीक में है। तो लिखिए प्रमुख समस्या में तीर का चिन्ह देकर प्रमुख समस्या, और लिख दीजिए अत्यधिक पशुचारण की समस्या है। ठीक है, आगे चलेंगे। अत्यधिक पशुचारण की समस्या है, नोट में लिख दीजिए अखबारी कागज बनाने के लिए कच्चा माल इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त होता है। अखबारी कागज बनाने के लिए कच्चा माल इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त होता है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश का नेपा नगर, मध्य प्रदेश का नेपा नगर अखबारी कागज के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का नेपा नगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे इसको, यह पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश का नेपा नगर अखबारी कागज के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागज के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इसको संज्ञान में रख लेंगे। आज भी हम लोग एक टेस्ट सीरीज देखेंगे लास्ट में जहां ये क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसके बाद लिखिए पलास या ढाक को जंगल का आग कहते हैं। पलास या ढाक को जंगल का आग कहते हैं। ठीक है, जंगल का आग कहते हैं। लास्ट पॉइंट, बिहार का तराई क्षेत्र
जो नेपाल के समानांतर है। बिहार का तराई क्षेत्र जो नेपाल के समानांतर है। तराई क्षेत्र जो नेपाल के समानांतर है। समानांतर है। वहां ऐसे वन पाए जाते हैं। वहां ऐसे वन पाए जाते हैं। ठीक है। इतनी बातों को यदि आप याद रख लेते हैं तो काफी है। अब इसके बाद लिखिए चौथा नंबर। चौथा नंबर में लिखिए कंटीली झाड़ी वाली वनस्पति या मरुस्थलीय वनस्पति। कटीली झाड़ी वाली वनस्पति या मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनस्पति। कंटीली झाड़ी वाली वनस्पति या मरुस्थलीय वनस्पति। ये अगला टॉपिक है, इस पर चर्चा होगी। इसको समझ लीजिए। चूंकि मैंने स्पष्ट कर दिया है कि वर्षा ही वनों की प्रकृति का सूचक है। जितनी ज्यादा वर्षा होगी उतने सदाबहार वनों की प्रकृति बढ़ेगी। जितनी वर्षा कम होगी वन उतना नमी बचाएंगे। तो इन क्षेत्रों में आप देखेंगे जो राजस्थान का एरिया है, राजस्थान के एरिया में क्या होता है, डेजर्ट होने के कारण वहां 50 cm की वर्षा होती है। तो वहां आपको कैक्टस जैसे पौधे देखने को मिलते हैं। वहां जो जीव जंतु रहते हैं उन जीव जंतु में भी ऐसा एकोमोडेशन आ जाता है कि वो न्यूनतम पानी में जीना सीख लेते हैं। जैसे ऊंट के पास कुंवर का होना, जैसे एक होता है चूहा। एक राजस्थान ये डेजर्ट का मरुस्थलीय चूहा होता है और एक छिपकली होता है। चूहा इतना चालाक होता है कि यदि उसको कोई भी जैसे धान या गेहूं का दाना मिल गया तो वो उसको क्या करेगा, सीधा नहीं खाएगा। बाकी अन्य जो भागों में चूहे हैं जहां वर्षा की मात्रा ठीक है वो सीधे खा जाएंगे। लेकिन मरुस्थलीय चूहा क्या करेगा, उसको खेती करना भी आता है तो उसको जाके कहीं रोप देगा मिट्टी में। और जब देखेंगे ओस गिरती है रात में, धीरे धीरे वो गेहूं एक फसल में तब्दील होने लगता है। जैसे अंकुरित होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तब जाके खा जाता है उसको, क्योंकि उसके अंदर नमी बहुत ज्यादा आ गया, वो फसल बन गया है अब। इतनी बुद्धि होती है। उसी तरह से जो गिरगिट होती है, छिपकली, जो मरुस्थलीय छिपकली होती है, वो क्या करती है, रातों को उसके शरीर पर कांटा होता है उसको खड़ा कर देती है। उसमें होते हैं रंध्र, उसका जो पानी होता है उन रंध्रों से अंदर चला जाता है, उसको गले में वो क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और फिर दिन भर उससे काम चलाते हैं। इसी तरह से जीवों में भी ऐसा ही एकोमोडेशन डेवलप हो गया है मरुस्थल में, जिस तरह से पेड़ पौधों में हुआ है, जीना सीख जाते हैं। तो कैक्टस इसी का एक एग्जाम्पल है। लिख दीजिए पहला पॉइंट, वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वर्षा की मात्रा 50 cm के आसपास होती है या 50 cm से कम होती है। कम होती है। ठीक है। यहां पर वृक्ष झाड़ियों के रूप में होते हैं। यहां पर वृक्ष झाड़ियों के रूप में होते हैं। यहां पर वृक्ष झाड़ियों के रूप में होते हैं। झाड़ियों के रूप में होते हैं। प्रमुख वृक्ष, तीर का चिन्ह। प्रमुख वृक्ष कैक्टस। पहला लिखिए, नागफनी जिसको बोलते हैं, कैक्टस। कैक्टस के बाद लिखिए बबूल। बबूल। खैर। खैर। खजूर। खजूर। खिजड़ी इत्यादि। खिजड़ी।
इत्यादि। ठीक है। लास्ट में क्षेत्र लिख दीजिए, प्रमुख क्षेत्र। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ठीक है। पांचवा नंबर, पर्वतीय या शीतोष्ण। शीतोष्ण वनस्पति। पर्वतीय या शीतोष्ण वनस्पति। अगला टॉपिक लिख दीजिए, शीतोष्ण वनस्पति। पर्वतीय अथवा शीतोष्ण वनस्पति, इसको जानते हैं। अब पर्वतों में क्या होता है, यदि हम 1500 सीएम से ऊपर के हाइट पर जाते हैं या 1500 सीएम के हाइट रेंज में जाते हैं, तो हमें एक प्रकार की पतझड़ वनस्पति देखने को मिलती है और यह इस कैटेगरी में आएगी। लेकिन थोड़ा और ऊपर जाएंगे 3000 से 4500 के आसपास, तो अल्पाइन वनस्पति देखने को मिलती है। इसको ध्यान रखिएगा। और यदि उसके भी थोड़ा ऊपर जाते हैं तो स्नोफर, जेनिफर, ये सब देखने को मिलता है। और इसी कड़ी में लाइकेन का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। लाइकेन एक ऐसी वनस्पति है जो प्रदूषण की सूचक है, पर्यावरण प्रदूषण की सूचक है। जैसे ही पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ना शुरू होता है, वैसे ही लाइकेन के पौधे मुरझाने शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए जब पहाड़ों में लाइकेन मुरझाने लगता है, तो इससे मान लिया जाता है कि प्रकृति अनबैलेंस हो रही है, असंतुलित हो रही है। और लाइकेन यदि हरे भरे स्थिति में है, तो पहाड़ के पर्यावरण को शुद्ध माना जाता है। तो इसीलिए परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी एक वनस्पति है जो पर्यावरण प्रदूषण की सूचक है। उसका उत्तर लाइकेन होता है। इस तीन चार बातों को यहां मेंशन कर देंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। पहला पॉइंट लिख दीजिए, ऐसी वनस्पति 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। ऐसी वनस्पति 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, पाई जाती है एवं पतझड़ वनस्पति होती है। पतझड़ वनस्पति होती है। ठीक है। उसके बाद लिखिए नीचे में अल्पाइन वनस्पति, तीर का चिन्ह, 3000 से 4500 मीटर। अल्पाइन वनस्पति। 3000 से 4500 मीटर। और इसके एग्जाम्पल में लिख देंगे फर, नाम है ये सब, स्नूफर, जेनिफर इत्यादि। पर, स्नूफर, जेनिफर इत्यादि, इत्यादि। ठीक है। इसे इसे कोनधारी वनस्पति भी कहते हैं। इसे कोनधारी वनस्पति भी कहते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1500 से 2000 मीटर पर शीतोष्ण वनस्पति पाई जाती है। 1500 से 2000 मीटर पर शीतोष्ण वनस्पति पाई जाती है। शीतोष्ण वनस्पति पाई जाती है। पाई जाती है जैसे देवदार का वृक्ष, देवदार का वृक्ष, देवदार का वृक्ष। ठीक है, इसको ध्यान रख लेंगे। इसके बाद एक नोट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट है। लाइकेन की चर्चा करना इस कड़ी में परम आवश्यक है। उस नोट में लिख दीजिए 4500 मीटर के ऊंचाई पर लाइकेन जैसी वनस्पति पाई जाती है। पैंतालीस सौ मीटर से अधिक के ऊंचाई पर लाइकेन जैसी वनस्पति पाई जाती है जो कवक एवं शैवाल के बीच की कड़ी है। इंग्लिश में कहते हैं अल्जाई एवं फंजाई। जो कवक एवं शैवाल के बीच की कड़ी है, कवक एवं शैवाल के बीच की कड़ी है तथा वायु प्रदूषण का सूचक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा वायु प्रदूषण का सूचक है। ठीक है, आगे चलेंगे। एक दो और टाइप बच जाता है, उसको भी लिख ही दीजिए। अगला लिखिए हेडिंग बनाकर, डेल्टाई वनस्पति। डेल्टाई वनस्पति या मैंग्रोव या सुंदरी वनस्पति। सुंदरी वनस्पति, डेल्टाई वनस्पति या मैंग्रोव या सुंदरी वनस्पति। सुंदरी वनस्पति, सुंदरी वनस्पति। समझिए इसको पहले। देखिए, इसका नाम सुंदरी वनस्पति क्यों है? इसका नाम सुंदरी वनस्पति क्यों है, पहले तो आप लोगों में से कोई बता देंगे इसको सुंदरी वनस्पति क्यों कहते हैं? क्या कारण है इसका? यदि आप इस वनस्पति को गूगल में सर्च करके भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि 30-30 मीटर के हाइट की वनस्पतियों में इसकी गिनती होती है। एक शेप में बहुत ही सुंदर दिखते हैं, एक रो में दिखते हैं, और सुंदर होने के कारण ही नाम सुंदरी वनस्पति है। और इसी पर नाम पड़ा है सुंदरवन डेल्टा, क्योंकि उस एरिया में भी क्या है, सुंदरी वनस्पति है। तो अत्यंत सुंदर होने के कारण ही नाम भी पड़ा है सुंदरवन। और इसकी जड़ें काफी गहरी होती है, समुद्री भूकंप सुनामी से हमारी रक्षा करती हैं। इन बातों की चर्चा हमने पूर्व में भी की है। यही सब 3-4 बातों को यहां उल्लेखित करना आवश्यक होगा। पहला पॉइंट लिख दीजिए, इसे मैंग्रोव वनस्पति भी कहते हैं। इसे मैंग्रोव वनस्पति भी कहते हैं, जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसे मैंग्रोव वनस्पति भी कहते हैं जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कौमा 30 मीटर ऊंचे होते हैं। 30 मीटर ऊंचे होते हैं। 30 मीटर ऊंचे होते हैं तथा सालों भर हरे भरे रहते हैं।
सालों भर हरे भरे रहते हैं क्योंकि पानी की कमी नहीं होती है, हरे भरे रहते हैं। ठीक है। एक तथ्य ध्यान रखिएगा, पूरी दुनिया में जितना मैंग्रोव है उसका 7% अकेले भारत में है। इसको भी लिख दीजिए। विश्व के कुल मैंग्रोव वन का 7% भारत में पाया जाता है। 7% भारत में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद लिखिए, प्रमुख क्षेत्र सुंदरवन का डेल्टा एवं कच्छ की खाड़ी। सुंदरवन का डेल्टा एवं कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट, मैंग्रोव की जड़ें काफी गहरी होती है। मैंग्रोव की जड़ें काफी गहरी होती हैं और समुद्री सुनामी से हमारी रक्षा करती है। समुद्री सुनामी से हमारी रक्षा करती है तथा इन जड़ों को न्यू मेटोफोरस कहा जाता है। इन जड़ों को न्यू मेटोफोरस कहा जाता है। न्यू मेटोफोरस कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है। यदि कभी आपसे पूछ दे कि भारतीय मैंग्रोव वन का कितना हिस्सा किसके पास है, तो लगभग आधा हिस्सा सुंदरवन के पास है, आधा से थोड़ा कम, और बाकी में अन्य क्षेत्र बटे हुए हैं। इसको भी आप लिख दीजिए, पूछ सकता है क्वेश्चन, आता है कई बार। लिखिए, सबसे अधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल ब्रैकेट में सुंदरवन। सबसे अधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, कॉमा गुजरात और अंडमान निकोबार में है। ठीक है। ब्रैकेट में 4,992 वर्ग किलोमीटर। 4,992 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसके बाद एक नोट लिख देंगे। लिखिए, 2019 से 2021 तक, नोट में 2019 से 2021 तक, 2019 से 2021 तक मैंग्रोव में सबसे अधिक वृद्धि मैंग्रोव में सबसे अधिक वृद्धि कच्छ के क्षेत्र में देखी गई। कच्छ के क्षेत्र में देखी गई। देखी गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
लिखिए प्रमुख वृक्ष, प्रमुख वृक्ष, प्रमुख वृक्ष सुंदरी, पहला वृक्ष तो सुंदरी होगा। तार, त आकार बरड़, तार, सुंदरी, तार। उसके बाद लिखिए बेंत, बय कार पर बिंदु त, बेंत। फिनिक्स, पद कर न हर्षिकर क से संयुक्त, फिनिक्स। नारियल और सोने रेशिया, सोने रेशिया इत्यादि, सोने रेशिया इत्यादि। ठीक है, तो ये था पार्ट वन। पार्ट वन में हमने वनों के टाइप को देख लिया है, उसकी प्रकृति को समझ लिया है, मैंग्रोव की महत्ता को समझा कि मैंग्रोव न केवल आर्थिक रूप से उपयोगी हैं बल्कि पारिस्थितिकीय रूप से भी उपयोगी हैं, क्योंकि समुद्री भूकंप सुनामी से प्रकृति की रक्षा करते हैं और जैव विविधता को बनाए रखते हैं। तो हर एक दृष्टिकोण से इसकी अपनी महत्ता है। सदाबहार वन को याद रखिएगा, उसमें वृक्षों को याद रखिएगा, महोगनी, एवोनी, रबर, है ना। उसके बाद ऑर्किड, सिंकोना, लौह कास्ट, इस सब को याद रखेंगे। साल, सागवान, शीशम, चंदन को अगले वाले में याद रखेंगे। इस कड़ी में मैंग्रोव्स को याद रखेंगे, कैक्टस को याद रखेंगे डेल्टाई वनों में। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब लिखिए भाग दो। भाग दो में अन्य बातों को देखेंगे जो इससे थोड़ा अलग है। वनस्पति में पार्ट टू। भाग दो, पिछले वाले को भाग वन कर सकते हैं। हेडिंग में लिखिए 17वां वन रिपोर्ट 2021। इससे क्वेश्चन आता है, और जब जब वन रिपोर्ट आ जाए तो उसको जरूर देखना चाहिए, उसमें क्या सब परिवर्तन हुए। 17वां वन रिपोर्ट 2021, ये हमारा हेडिंग होगा। आप सबसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं, वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है भारत में? कौन बताएंगे? कोई भी? देहरादून में है, इसको याद रखिएगा। वन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय देहरादून में है। और आजकल क्या किया जाता है, प्रत्येक 2 साल पर एक सैटेलाइट है, रिसोर्स सेट 2, जिसके माध्यम से ऊपर आकाश से ही वनों का एरिया देखा जाता है। जैसे आप गूगल में भी सर्च करेंगे अर्थ में, गूगल अर्थ एक एप्लीकेशन है, तो वहां पर आपको दिखा देगा कि किस एरिया में पृथ्वी पर क्या है। 3D का भी ऑप्शन है, 2D का भी ऑप्शन है, और ये सैटेलाइट से बनाए गए ऑप्शन होते हैं, विकल्प होते हैं जो हमें दिखते हैं। तो सैटेलाइट के माध्यम से वन का सर्वे किया जाता है कि किस क्षेत्र में कितना परसेंट एरिया में वन है। अब वैसे तो अमीन नहीं नाप सकता है इतने बड़ी पृथ्वी को, संभव है? नहीं संभव है कि कोई व्यक्ति नाप ले। तो हम सैटेलाइट से उसका मेजरमेंट करते हैं और देखते हैं कि किस एरिया में ग्रीन जोन दिख रहा है और किस एरिया में नॉन ग्रीन जोन दिख रहा है, और उसके आधार पर वनों के परसेंटाइल का एक रिपोर्ट जारी किया जाता है। और आगे चलकर सरकार को इस पर क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाना है, क्या फाइल करना है, किस प्रकार का प्रयास करना है, इस सब पर कार्य किया जाता है। तो इसको समझते हुए लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो यही लिख दीजिए। देखिए यह रिपोर्ट, पहला पॉइंट में, यह रिपोर्ट वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा, यह रिपोर्ट वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा, देहरादून के द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों पर, प्रत्येक 2 वर्षों पर रिसोर्स सेट टू सैटेलाइट, रिसोर्स सेट टू सैटेलाइट, रिसोर्स सेट टू सैटेलाइट के माध्यम से आंकड़ों के रूप में जारी किया जाता है। आंकड़ों के माध्यम से
जारी किया जाता है? आंकड़ों के माध्यम से जारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1988 के माध्यम से, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के माध्यम से या के अनुसार कर दीजिएगा, के अनुसार राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पारिस्थितिकीय संतुलन, इंग्लिश में कह सकते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए मैदानी क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र में 35%, जबकि पर्वतीय क्षेत्र में 66% क्षेत्रफल में, पर्वतीय क्षेत्र में 66% क्षेत्रफल में वनों का होना आवश्यक है। वनों का होना आवश्यक है, याद रखिएगा इसको। मैदानी क्षेत्र में 33% और पर्वतीय क्षेत्र में 66% क्षेत्रफल में वन का होना आवश्यक है। यदि इससे कम वन है तो हम पारिस्थितिक संतुलन से पीछे हैं और उस स्तर को प्राप्त करने के लिए सरकार विभिन्न तरह के प्रयास करती है। अब इस रिपोर्ट में एक आंकड़ा आया कि किस राज्य में सबसे अधिक वन है, किस में सबसे कम वन है। बिहार का कल लिखवा दिए थे। और उसमें यह भी आया कि परसेंटाइल के दृष्टिकोण से कहां पर ज्यादा है, प्रतिशतता के दृष्टिकोण से कहां पर कम है, कौन सा रेड जोन में है, ठीक है, कौन सा ग्रीन जोन में है, तो इस सब को लिख लेते हैं। देखिए इस रिपोर्ट की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इस रिपोर्ट की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण वाला राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण वाला राज्य पहला है मध्य प्रदेश। ए में लिखिए मध्य प्रदेश। दूसरा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा छत्तीसगढ़। एमपी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी सबसे अधिक वन कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। इसको याद रखिएगा फिलहाल भी, ठीक है। तो सबसे कम वाले को देख लेते हैं। इसमें पहला है हरियाणा, सबसे एक नंबर पर सबसे कम वन है। पंजाब, हरियाणा, पंजाब और गोवा, ये सबसे कम वाले में है, 1 2 3। इसको भी लिख दीजिए, हरियाणा, पंजाब और गोवा।
हरियाणा, पंजाब और गोवा। ठीक है। अब ये तो क्षेत्रफल में हो गया। अब प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखेंगे। अगला लिखिए, प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक वनावरण वाला राज्य। प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक वन आवरण वाला राज्य। सबसे अधिक वनावरण वाला राज्य। प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक वन आवरण वाला राज्य। पहला लिखिए मिजोरम, फर्स्ट में मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय। मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय। लिख देंगे ब्रैकेट में, सभी 75% से ऊपर वन वाले हैं। सभी 75% से ऊपर वन क्षेत्र वाले हैं। 75% से ऊपर वन क्षेत्र वाले हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे कम वाला भी लिख दीजिए। लिखिए सबसे कम, प्रतिशत में सबसे कम, प्रतिशत में सबसे कम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इसको याद रखिएगा। सबसे कम है परसेंटाइल के दृष्टिकोण से। तो हम बात करेंगे भारत की, क्योंकि चाहिए तो 33%, लेकिन क्या भारत 33% की सीमा को पकड़ रहा है या उसके पीछे है? नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, भारत में 21.7% वन क्षेत्र है। एरिया में कितना होगा ये? एरिया में हो जाएगा 7,31,789 वर्ग किलोमीटर। इसको लिख दीजिए। यानी समझिए कि लगभग 22% के आसपास वन है भारत में। 21.7% है, याद रखिएगा। ये क्या है? वन है। वन अलग होता है और वृक्ष अलग होता है। वन का आवरण यानी घना जंगल, और वृक्ष मतलब लोअर डेंसिटी वाला। लिखिए भारत में वृक्षावरण, भारत में वृक्षावरण 2.91% है। 91% है। अर्थात ब्रैकेट में लिख दीजिए 95,748 किलोमीटर स्क्वायर। 95,748 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। इसको जोड़िएगा तो लगभग 24.62 के आसपास चला आता है टोटल। इसको भी लिख दीजिए, भारत में कुल वन क्षेत्र 24.62% है। इसी को ऐड करके लिख देंगे। भारत में कुल वन क्षेत्र 24.62% है। कितना पीछे हैं हम अभी? लगभग 8 से 9% और वन चाहिए। ध्यान रखिएगा, 33 पूरा करने के लिए अभी हम लगभग 25 के आसपास हैं। चाहिए मिनिमम 33 बैलेंस के लिए, तो हम उससे पीछे हैं। बिहार तो बहुत ही पीछे है, 7.5 पर है। कल बता दिए थे कि बिहार की हालत तो बेहद खराब है। एमपी जैसे राज्य बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है। और कुछ जो पहाड़ी क्षेत्रों के राज्य हैं वो इसको बैलेंस कर रहे हैं।
वरना भारत की स्थिति क्या है, अच्छी नहीं है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, इस रिपोर्ट के अनुसार इस रिपोर्ट के अनुसार बाघ का क्षेत्र, बाघ माने टाइगर, बाघ का क्षेत्र जिसको टाइगर रिजर्व कहते हैं 7.8% है। 7.8% है, ब्रैकेट में लिख दीजिए कुल वन क्षेत्र का 7.8% है। यानी जितना जंगल है उसमें लगभग 8% जंगल किसको मिला है, बाघ रिजर्व को मिला है, वहां टाइगर को रखा गया है सेफ। इसको ध्यान रखना है। टाइगर को लेकर सरकार क्या है, बहुत एक्टिव है, क्योंकि बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है और उसको बचाना है। एक समय में तो विलुप्त हो गया था, लेकिन टाइगर रिजर्व और अन्य परियोजनाओं के माध्यम से बाघ की रक्षा की गई और अब बाघ की स्थिति में हम ठीक ठाक पोजीशन पर हैं। इसको ध्यान रखना है। तो ये जो हमने लिखा है 7.8%, ये तो कुल वन क्षेत्र का है। इसी में ऐड कर दीजिए जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। ठीक है, आगे चलिए। बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब मिला, कौन बताएंगे? वेरी गुड, 1972 में मिला। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 से हुई। दोनों को कॉपी के शीर्ष पर लिख दीजिए, टॉप पर। देखिए, बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा 1972 में मिला। बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा 1973 में मिला। 1973 में मिला, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 से हुई। उन्नीस से हुई। ऐसा इसीलिए किया गया कि जब तक बाघ के लिए स्पेशल प्रयास नहीं होंगे तब तक बाघों की संख्या नहीं बढ़ेगी। और जो लुप्त प्राय प्रजाति है, आगे हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, जो लुप्त प्राय प्रजाति है अभ्यारण्य में पढ़ेंगे, उसको रेड डाटा बुक में दर्ज किया जाता है। रेड डाटा बुक काले रंग का होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो पशु रेड डाटा सूची में आ जाता है उसको बचाने के लिए सरकार विशेष प्रयास करती है। और इसी कड़ी में एक रामसर संधि ईरान महत्वपूर्ण है कि जिन जगहों पर साल में लगभग 7-8 महीने पानी भरा रहता है, ऐसे क्षेत्रों को रामसर में शामिल किया जाता है। बिहार का कौन सा है रामसर, कौन बताएंगे? कांवर झील, बेगूसराय, याद रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो रामसर के लिस्ट में जो भी ऐड हो उसको महत्ता देकर याद करना है। रामसर पूछा ही जाता है, डेफिनेटली पूछा जाता है परीक्षा में। इसको हम आगे देखेंगे, अभी हम टाइगर पर हैं। अब इसमें लिख दीजिए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा, अगला पॉइंट, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, जो आंध्र प्रदेश में है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर, जो आंध्र प्रदेश में है। इसको बिल्कुल याद रखेंगे, सबसे बड़ा है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश है, जो कृष्णा नदी पर है। जबकि प्रतिशत के दृष्टिकोण से, प्रतिशत के दृष्टिकोण से अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। ठीक है, तो पार्ट 2 में हमने इन बातों को देखा। इसके बाद लिखिए अन्य बातें या बूस्टर फैक्ट्स, हेडिंग बना लीजिए। 8-10 बातें उसमें भी लिख दीजिए जो महत्वपूर्ण है।
आर्द्र भूमि भूमि पर चर्चा करेंगे, ये क्या होता है। जब आर्द्र भूमि की बात करते हैं तो ऐसी भूमि आती है इसमें जहां पर लगभग 6 से 8 माह तक या 9 माह तक पानी लगा रहता है। आप बिहार में जाकर दरभंगा जिले में कुछ ऐसे क्षेत्रों को देखेंगे जहां आपको लगभग साल में 6 से 8 माह पानी मिलेगा। बेगूसराय में आपको ऐसे क्षेत्र मिल जाएंगे। तो ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है, इसको जैव विविधता का हॉटस्पॉट भी माना जाता है। और ऐसे क्षेत्रों को लेकर ही 1971 में ईरान के रामसर में एक संधि हुई। और इस संधि के तहत, चूंकि ये 1975 से यह संधि प्रभावी हुई और 1982 में इसको भारत ने भी ज्वाइन कर लिया था। और अक्टूबर 2022 तक हमारे देश में लगभग 75 रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं और ये हर साल बढ़ता भी रहता है। अपडेट रखेंगे इसका। जो भी रामसर स्थल होता है उसके लिए सरकार उसके संरक्षण हेतु विशेष प्रयास भी करती है। सबसे पहले रामसर स्थल की हम बात करें तो भारत में चिल्का झील उड़ीसा है, जबकि सबसे बड़े रामसर स्थल की हम बात करें तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल है। ठीक है। और सबसे छोटा है रेणुका, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसी कड़ी में सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है जिसकी संख्या 14 है। और नंबर 2 पर सबसे अधिक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में है। इसको भी परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना चाहिए। बिहार का एकमात्र जो रामसर स्थल है वह कांवर झील है, बेगूसराय। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये सब बातें लिख लेते हैं, 4-5 बातें हैं, इंपॉर्टेंट है। हाँ। हाँ, और बढ़ चुके हैं, 4 हैं। वेरी गुड। बिहार में और भी रामसर स्थल इस बार बढ़े हैं। ये 2024 के आंकड़ों में बढ़ा है, उसको भी लिखवा देते हैं। सबसे पहले कांवर झील था। इसको इसी कड़ी में सब लिख दीजिए और जो भी रामसर स्थल आता जाए उसको भी लिखते चलिएगा। अपने स्तर से अखबार को पढ़ते रहिएगा, जहां भी आए कि ये रामसर स्थल आ गया उसको याद कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। लिखिए, आर्द्र भूमि संरक्षण, आर्द्र भूमि संरक्षण ब्रैकेट में रामसर संधि। रामसर संधि, रामसर संधि 1971 में आया, ब्रैकेट में ईरान। 1971 में आया, 71 में आया एवं 1975 से प्रभावी हुआ। 1975 से प्रभावी हुआ। 75 से प्रभावी हुआ। प्रभावी हुआ। वर्तमान तक का डेटा लिखवा देते हैं। देखिए, भारत में वर्तमान में 93 रामसर स्थल हैं। भारत में वर्तमान में 93 रामसर स्थल हैं। 22 तक 75 थे, अब बढ़ के 93 हो चुके हैं और बढ़ेगा ये आगे चलकर। नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने अक्टूबर मत लिखिए, भारत ने 1982 में, ये लिखिए, 1982 में रामसर संधि में प्रवेश किया। प्रवेश किया। प्रवेश किया 1982 में। आगे चलेंगे। लिखिए, भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील उड़ीसा है। भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील उड़ीसा है। चिल्का झील उड़ीसा है, जबकि सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन पश्चिम बंगाल है।
सुंदरवन पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है। मुख्य बातों पर आ जाते हैं, आगे चलेंगे। देखिए, सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका है। सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका है। रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है, जबकि दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, बिहार का डेटा मैं अभी निकाल कर देख रहा हूं तो और बढ़ गया है रामसर, 6 हो गया है। हाल में काफी जुड़े हैं, तो बिहार के बारे में लिख दीजिए। देखिए, बिहार में वर्तमान में 6 रामसर स्थल हैं। बिहार में वर्तमान में 6 रामसर स्थल हैं। 6 रामसर स्थल हैं। पहला पहला कांवर झील, बेगूसराय। और ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट रामसर साइट है बिहार का, सबसे पहला। कांवर झील, बेगूसराय। दूसरा लिखिए, नंबर 2, नागी एवं नकटी, दोनों जमुई में है। नागी एवं नकटी, जमुई। गोकुल जलाशय, बक्सर। गोकुल जलाशय, बक्सर। बक्सर। उदयपुर झील, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। और लास्ट में एक जुड़ा है, गोगा बिल झील, कटिहार। गोगा बिल झील, कटिहार। इतने को याद रख लीजिए, बिहार में इतना ही है, अब बढ़ गया है, 2 साल में काफी बढ़ा है। गोगाबिल झील, कटिहार। ये रामसर साइट से। आगे चलेंगे। देखिए, भारत के कुछ नए रामसर साइट्स निम्नलिखित हैं। भारत के कुछ नए
रामसर साइट्स निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं। पहला, नंदा झील गोवा, ये हाल ही में जुड़ा है ये सब। नंदा झील गोवा। गोवा। दूसरा लिखिए, हाईगाम वेटलैंड और सालबुध। हाईगाम एवं सालबुध। सालबुध जम्मू कश्मीर। हाईगाम एवं सालबुध जम्मू कश्मीर। वेंगाथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। वेंगाथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। तमिलनाडु। नेक्स्ट, काजेकुलेम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। काजेकुलेम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। तमिलनाडु। एक इसमें और ऐड कर दीजिए, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु। इसको याद रखिएगा, रामसर में, रामसर से काफी क्वेश्चन आता है। और बिहार की जो परीक्षा होगी उसमें बिहार के रिगार्डिंग ये 5-6 स्थल में से एक पूछा जा सकता है। गोगीबिल आ सकता है परीक्षा में आने वाले समय में। कांवर आ सकता है। ठीक है, अगले बिंदु की ओर चलते हैं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत 2021 से हुई। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत 2021 से हुई, जिसके लिए जिसके लिए 19,700 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। जिसके लिए 19,700 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। ठीक है, अभी अभी हमने प्रोजेक्ट टाइगर को पढ़ा है 1973। इसके तहत मोदी सरकार ने भी हाल ही में क्या किया, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते मंगवाए हैं और उसको मध्य प्रदेश के जंगलों में छोड़ा गया है ताकि वो बड़ा हो सके और अधिक विकास कर सके, संख्या बढ़ सके। इसको भी लिख दीजिए। लिखिए, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत नामीबिया से 8 चीता, नामीबिया से 8 चीता, 8 चीता और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता लाकर 12 चीता लाकर कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में छोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश में छोड़ दिया गया है। छोड़ दिया गया है।
नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में दक्षा नामक चीते की मृत्यु हो गई, जो फीमेल चीता है। हाल ही में दक्षा नामक चीते की मृत्यु हो गई, जो एक फीमेल चीता है, जो एक फीमेल चीता है और दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। उन्नीस सौ बावन में जिसे दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1952 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई, इसको भी लिख दीजिए। 1952 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई। एक दो और बातें लिख दीजिए। देखिए, COP27 का संबंध जलवायु परिवर्तन की बैठक से है। COP27 का संबंध जलवायु परिवर्तन की बैठक से है। जलवायु परिवर्तन की बैठक से है, जिसका आयोजन मिस्र में हुआ। मिस्र के शर्म उल शेख में हुआ। मिस्र के शर्म उल शेख, ऐसे लिख लीजिए। जगह का नाम है, मिस्र के शर्म उल शेख में हुआ COP27 हुआ, जिसमें 230 मिलियन डॉलर 230 मिलियन डॉलर 230 मिलियन डॉलर का लॉस एंड मैनेज फंड लॉस एंड मैनेज फंड 230 मिलियन डॉलर का लॉस एंड मैनेज फंड मैंग्रोव से संबंधित योजनाओं के लिए संकल्पित किया गया। ठीक है, इसका संबंध मैंग्रोव से है, ध्यान रखिएगा। एक लास्ट नोट लिख दीजिए। देखिए, भारत सरकार ने COP26 भारत सरकार ने COP26 ग्लासगो ब्रैकेट में स्कॉटलैंड, ग्लासगो ब्रैकेट में स्कॉटलैंड में पंच अमृत की अवधारणा दी थी। यानी 5 संकल्प लिए गए इसमें। पंच अमृत की अवधारणा दी थी। अवधारणा दी थी। ठीक है, इस प्रकार इस चैप्टर की समाप्ति हो गई है। इसमें एक काम करते हैं, जो इसका एक टेस्ट सीरीज है उसको अगले क्लास में ही साथ देख लेंगे, समाप्त करवा देंगे उसे। और इसी प्रकार यह खंड समाप्त हुआ। हम किसी और टॉपिक पर अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। शुभ रात्रि, सभी का धन्यवाद।